हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना यादव और स्वागत है आपका हमारे शिखरम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। सो स्टूडेंट्स, आप अभी नाइन्थ आपने पढ़ी है और उसके बाद में आपको नाइन्थ में बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। लेजिस्लेचर आपने, एग्जीक्यूटिव, ये सब आपने डीप में पढ़ा होगा नाइन्थ में। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं ना, आपकी जो नाइन्थ में जो आपकी बुक थी वो फर्स्ट बुक थी, अब ये सेकेंड बुक है, जैसे कि हिस्ट्री 1 के बाद हिस्ट्री 2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। सो स्टूडेंट्स, आप पावर शेयरिंग से क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है अगर पावर शेयर हो जाती है, अगर किसी भी दो कम्युनिटीज़ हैं, अगर उन दो कम्युनिटीज़ के बीच में पावर शेयर कर दी जाए तो वो बेटर परफॉर्म कर पाएगी। बट अगर उन दो कम्युनिटी के बीच में अगर सिर्फ एक कम्युनिटी को पावर शेयर कर दी जाए तो वो दूसरे कम्युनिटी को दबाने की कोशिश करेगा और यहाँ पर हमारा जो मैनेजमेंट होगा या फिर और भी चीज़ें जो होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं। पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं पावर को शेयर कर दिया जाता है, किसमें? वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन। अब देखो बेटा, होता ऐसा है कि बहुत वास्ट लेवल पर काम होता है, बहुत वास्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर जो इंसान है वो सारी चीज़ें प्रॉपर रेगुलेट कर पाएगा। हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। सो डेमोक्रेसी अगर इंडिया में है, रूल ऑफ पीपल इंडिया में है, तो फिर यहाँ पर ये भी मैंडेटरी है कि पावर को शेयर किया जाए। क्यों किया जाए पावर को शेयर? ताकि जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में पर्टिकुलर स्टेट्स हैं और इंडिया में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको प्रॉपर रेगुलेट किया जाए, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स वहाँ की सॉल्व हो पाए। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स में हम देखते हैं लेवल्स में पावर शेयरिंग होती है, फेडरलिज्म में हम देखते हैं ऑर्गन्स में पावर शेयरिंग होती है, हम देखते हैं कास्ट में और भी चीज़ों में पावर शेयरिंग होती है। ग्रुप्स में हम देखते हैं, अगर हम एक इंस्टीट्यूट या क्लासरूम की भी बात करेंगे यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि हम भी यहाँ पर ग्रुप्स बना देते हैं। अब जैसे मैं टीचर हूँ, अगर मेरे अंडर में अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स दिए जाएँ कि मैम आपको इनको 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है एंड देन आपको इनको एक गुड परफॉर्मेंस आपको शो करना है इनका और इनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तो मैं 10 स्टूडेंट्स पर फोकस अच्छे से कर पाऊँगी। बट अगर यही मुझे 50 to 100 स्टूडेंट्स दे दिए जाएँ तो मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाऊँगी। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, ऐसा नहीं है, बट मैं एक लेक्चर दे दूँगी और मैं पूछ पाऊँगी कि बेटा आपको समझ में आया, बट मैं एक बच्चे से पूछ नहीं पाऊंगी कि आपके कुछ डाउट्स हैं क्या, ऐसा ये वो नहीं। सो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि अगर ग्रुप्स बना दिए जाए, पावर्स को शेयर कर दिया जाए तो ये बहुत बेटर रहता है। क्या देखते हैं हम? इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया पावर शेयरिंग का। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस। सो पावर शेयर करना क्यों ज़रूरी है? घर से भी बात करें, इंस्टीट्यूशन से भी बात करें, स्कूल से भी बात करें, तो पावर शेयर होती है और होना भी चाहिए। प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट्स हार्मोनी इन सोसाइटी बाय बैलेंसिंग डाइवर्स इंटरेस्ट, है ना। अब हमने डाइवर्स इंटरेस्ट की बात करी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो सबके कल्चर को देखते हुए, सबकी अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अगर पावर शेयर कर दी जाए तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट्स रहता है। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, सो हम यहाँ पर 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। 5 पॉइंट्स यहाँ पर हम डीप में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में आप 5 पॉइंट्स के बाद में आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अब पावर शेयरिंग से आप ये मत समझना कि मैम पावर शेयरिंग मतलब शेयर करने से तो कम हो जाती है, तो ये तो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। नहीं, बट अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयर हो रही है तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका, मतलब इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। उसकी स्टोरीज हम पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की। हम देखेंगे कि बेल्जियम की क्या सिचुएशन थी, श्रीलंका की क्या सिचुएशन थी और उन्होंने कौन सी पॉलिसी को अप्लाई किया। उन्होंने पावर शेयरिंग अप्लाई किया या उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया उन्होंने, उसके बाद में रिजल्ट क्या रहे वहाँ के। ओके,
फिर हम पढ़ेंगे श्रीलंका का एकोमोडेशंस, बेल्जियम का एकोमोडेशंस एंड वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखो यहीं पर कुछ क्वेश्चंस भी अराइज हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये पॉइंट्स है तो सिर्फ ये पॉइंट्स आपने देख लिए, बट वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्या पता आपको एग्जाम में यही का यही क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए, है ना। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन दिए जाए कि पावर शेयरिंग के फॉर्म्स बताइए आप। तो हर एक टॉपिक को आपको डीप में समझना है, मैं समझा रही हूँ तो एक बार में आपको समझना है ताकि आपको समझ में आ जाए और आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। नाउ सेकेंड इज, अब हम पढ़ेंगे इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। सो फर्स्ट हम बेल्जियम की बात करते हैं। ये देखो ये हमारा बेल्जियम का मैप है, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारा यूरोप में बेल्जियम का मैप आता है। ओके, यहाँ पर बात करते हैं, ये जो येलो रीजन आपको दिख रहा है ये फ्लैमिश रीजन है। ओके, ये येलो रीजन जो, एक मिनट, ये येलो रीजन जो आपको दिख रहा है ये फ्लैमिश रीजन है। ओके, फ्लैमिश रीजन में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वैलोन रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन क्यों है। अब ये भी मैं आपको बताऊंगी ये पॉपुलेशन क्यों है, क्योंकि जो जैसे हम देखते हैं एमपी से यूपी जुड़ा हुआ, तो थोड़ी बहुत यूपी की जो लैंग्वेज है वो एमपी के टच बॉर्डर में लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर बॉर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा नीदरलैंड आ जाता है, यहाँ पर हमारा फ्रांस आ जाता है और यहाँ पर हमारा जर्मन आ जाता है, जर्मनी आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर बात करें नीदरलैंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, डच बोली जाती है। फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लैमिश रीजन की बात करते हैं और यहाँ पर वैलोन रीजन की बात करते हैं और यहाँ पर जर्मन में जर्मनी लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो हमारा रीजन है येलो रीजन, फ्लैमिश रीजन, वैलोन रीजन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि 59% लाइव इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। जो फ्लैमिश रीजन में जो लोग बोलते थे वो डच लैंग्वेज बोलते थे, बॉर्डर भी यहाँ पर नीदरलैंड से टच हो रही है ना। वैलोन रीजन में जो बोलते हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस से बॉर्डर टच हो रही है। यहाँ पर जर्मनी में जर्मन स्पीकिंग पीपल है। ओके, अब हम बात करते हैं अनदर 40% पीपल लिव इन द वैलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। अनदर 40% हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 59 मतलब 60 और 40 का रेशियो लेकर हम चल रहे हैं और यहाँ पर जो जर्मन से टच है यहाँ पर कुछ 1% समथिंग जर्मन स्पीकिंग पीपल्स रहते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। अब देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये कैपिटल है ब्रुसेल्स, किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल। अब यहाँ पर फंडा थोड़ा उल्टा है, मतलब हमने यहाँ पर देखा अभी तक फ्लैमिश रीजन में डच स्पीकिंग पॉपुलैरिटी में है और वैलोन रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मोर है, बट यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मोर है और डच स्पीकिंग पीपल लेस है। मतलब मेजोरिटी किसकी है, फ्रेंच स्पीकिंग, और पूरी मेजोरिटी यहाँ पर 80% और 20%, मतलब 60-40 का भी रेशो नहीं है, यहाँ पर 80 और 40% रेशो का डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डच, यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंच, यहाँ पर देख रहे हैं जर्मनी, और यहाँ पर कैपिटल में तो कुछ अलग ही हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी हमने अलग अलग तरह से देख ली। So, the minority French speaking community was relatively rich and powerful. वहाँ पर जो minority French speaking community थी वो relatively rich और powerful थी. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. The tension between the two communities were more acute. Brussels, अब टेंशन तो ब्रसेल्स में अराइज हो रही है सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर तो 80-20 का रेशियो है और वहाँ पर कुछ उल्टा हो रहा है, मतलब हम रह रहे हैं डच स्पीकिंग एरिया में बट मेजोरिटी कहाँ की है हमारी फ्रेंच स्पीकिंग। तो डाइवर्सिटी को देखते हुए एक दूसरे मतलब लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जा रही है उसको देखते हुए सारे हमें पॉलिसीज एंड रूल्स रेगुलेट करने पड़ेंगे। ब्राज़ील प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ओके, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ब्राज़ील की। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बेल्जियम के बारे में पढ़ा, बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा हमने कि हमने देखा था, एक मिनट,
हमने देखा था यहाँ पर कि डच स्पीकिंग पीपल येलोइश रीजन में थे, हमारे फ्लैमिश रीजन में, और ये वैलोन रीजन में हमारे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, कुछ 1% हमारे जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब इस डाइवर्सिटी को देखते हुए पावर शेयरिंग होती है या फिर कुछ और होता है, उसके बाद में क्या रिजल्ट आते हैं। अगर पावर शेयरिंग हुई तो उससे क्या रिजल्ट आए, अकोमोडेशन मेजोरिटेरियनिज्म हुआ तो उसके बाद क्या रिजल्ट आए, ये हम आगे देखेंगे। ओके, सो बेल्जियम की स्टोरी यहाँ पर हमने कवर कर ली है। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका की स्टोरी। सो ये श्रीलंका का मैप है आपका, आप देखते हैं इंडिया का मैप आप कभी भी खरीदोगे फ्री में श्रीलंका का मैप आपका आ ही जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं सिन्हाला कम्युनिटी एंड यहाँ पर हम देखते हैं हियर सिन्हाला स्पीकर एंड तमिल स्पीकर। ओके, सिन्हाला स्पीकर जो है हमारे वो इस येलोइश रीजन में है, और श्रीलंकन तमिल स्पीकर जो है हमारे ये जो रिमेनिंग रीजन आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर। अब तमिल स्पीकर्स में भी यहाँ पर 2 तरह के तमिल्स हैं। ओके, so among Tamils there are 2 subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils, 13%. The rest whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils. तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इंडियन तमिल्स हैं, रेस्ट बचे हुए, और यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं, है ना। श्रीलंकन तमिल्स जो श्रीलंका में ही रहते हैं, और इंडियन तमिल्स जो इंडिया से वहाँ पर प्लांटेशन के लिए आए थे, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं रीजनल एरिया है, यहाँ पर प्लांटेशन और बहुत अच्छे तरीके से होते थे। तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिशर्स वहाँ आए थे और उन्होंने प्लांटेशन काम चालू कर दिया था, नहीं, उन्होंने वहाँ से वर्कर्स बुलाए थे। कहाँ से इंडिया से बुलाए थे। तो जो हमारे मतलब उनके जो पूर्वज थे, तमिल्स के पूर्वज थे जो वहाँ से इंडिया से आए थे, वो वहीं पर बस गए, और उनकी जो पीढ़ी चली आ रही है वो उन्हें क्या कहते हैं हम, इंडियन तमिल्स। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा सिन्हाला स्पीकर्स जो है उनका 74% एरिया वो कवर करते हैं, और तमिल स्पीकर्स जो है वो 18% एरिया। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब हमने देखा था बेल्जियम की स्टोरी में कुछ 60-40 का रेशियो लेकर चल रहे थे, बट यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, मतलब 74 और 18% डिफरेंस हो गया। मेजोरिटी यहाँ पर सिन्हाला स्पीकर्स की थी, है ना, और सिन्हाला स्पीकर्स रिलीजन को फॉलो करते थे, बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे, और जो तमिल्स थे हमारे तमिल्स फॉलो करते थे मुस्लिम्स, हिंदू, और कुछ बहुत कम % फ्रेंच भी थे। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेजोरिटी अगर है तो वो बहुत हाई लेवल पे, और माइनॉरिटी अगर है तो वो बहुत ही लो लेवल पे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स अराइज हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ ना, अब मैं आगे बताऊंगी आपको यहाँ पर क्या हुआ। अभी तो आप दोनों की सिचुएशंस देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हुआ क्या था। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। यहाँ मैंने आपको बताया कि सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स जो थे वो कैसे थे, बुद्धिस्ट थे। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। पर 7% क्रिश्चियंस कुछ ऐसे थे जो तमिल और सिन्हालास दोनों थे। ओके, सो अब हम बात करेंगे, अब हमने स्टोरी समझ ली है, बेल्जियम की भी स्टोरी समझ ली है हमने, श्रीलंका की भी स्टोरी समझ ली है कि पास में क्या हुआ था, दोनों की सिचुएशंस क्या थी, कहाँ मेजोरिटी, दोनों में हम देख रहे दोनों में सेम प्रॉब्लम है, दोनों में वो डाइवर्सिटी है। और डेमोक्रेसी को देखते हुए वहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या हुआ वहाँ पर। सो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, मेजोरिटी किसकी थी, सिन्हालास की थी। ओके, सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। सो हम यहाँ पर मेजोरिटी को एक्सप्लेन करेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म वर्ड्स को। सो यहाँ पर हम देखते हैं इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसग्रेटिंग तमिल। हम देखते हैं 1956 में क्या हुआ। अब देखो ये जो फैक्ट है आपके, ये फैक्चुअल नॉलेज है आपका। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपको चूज द करेक्ट ऑप्शंस में, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में ये फैक्ट पूछ लिए जाए कि 1956 में क्या हुआ था, या फिर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स जो भी यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हालास को
कब मिली थी? 1956 में, है ना। अब ये क्या है, तमिल्स को डिसग्रेड करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। आप अगर एक कंट्री में रह रहे हो, आपको पता है हम इंडिया में रह रहे हैं, बट हमारी मेजोरिटी कम है, बट हमारे सामने किसी और को प्रिविलेजेस मिल रही है, किसी और को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट हमें कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हर्ट तो होगा, आपके इंसेंटिमेंट भी हर्ट होंगे। तो यहाँ पर आपको रहने का मन ही नहीं करेगा इंडिया में कि अगर हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हम यहाँ पर क्यों रह रहे हैं। और थोड़ी सी आपके अंदर चिंगारी तो उठेगी कि यहाँ पर हमें बगावत करने की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट followed preferential policies that favored Sinhala applicant for university positions and government point। देखो ये 3 पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ना यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि श्रीलंका में एक्चुअल हो क्या रहा था। बेल्जियम की स्टोरी तो हमने पढ़ ली, श्रीलंका में हमने देखा कि इन्होंने तो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। ओके और यहाँ पर हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ की पॉलिसीज़ एक अप्लाई करी जिसमें यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब, जो हमारे यूथ के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में एडमिशन्स लेना, गवर्नमेंट जॉब लेना। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशंस एंड ऑल थिंग्स थी वो मतलब कुछ भी ऐसी स्पेशल पॉलिसीज़ तमिल्स के लिए नहीं अप्लाई की गई। तो यहाँ पर तो उनके साथ में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, क्योंकि हम प्रिपरेशन करते हैं, आप प्रिपरेशन करते हो, आप 12th पास आउट करते हो तो आप सोचते हो कि हमें अच्छा कॉलेज मिले, है ना, उसके बाद आपको अच्छी जॉब मिले, बट आपके माइंड सेट है कि हमें अच्छा कॉलेज मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सिन्हाला जो है मेजोरिटी में है और इनके लिए पॉलिसीज़ रूल्स हैं, बट हमारे लिए कुछ नहीं है। तो आपके अंदर की इच्छा शक्ति जो है ना वो मरी जाएगी कि आपको कुछ करना भी है आगे, या फिर आपको इसमें एफर्ट्स लगाने हैं, आपको आगे ये बनना है, आपके अंदर जो ड्रीम्स है वो सब एंड हो जाएंगे। तो एक ना एक दिन आप इन चीज़ों से परेशान होकर अपने लिए खुद के लिए लड़ोगे। अगर घर में भी कुछ छोटी सी बात हो जाती है ना तो हम बोलते हैं मम्मी ऐसा नहीं ऐसा, मतलब आप खुद के लिए लड़ते हो। तो यहाँ तो फिर हमारे पूरे करियर की बात हो रही है, हमारे फ्यूचर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली लड़ना तो बनता ही है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो आप सोचोगे ना कि हम एक ग्रुप बनाते हैं, हम सब मिलकर बात करते हैं, हम सब मिलकर बगावत करते हैं तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अराइज हुआ, स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब यहाँ पर आप देखो सिन्हालास जो थे वो बुद्धिस्ट स्पीकिंग पीपल थे। यहाँ पर धर्म कहाँ से आ गया, मतलब एक कंट्री की बात कर रहे हैं, मतलब धर्म कहाँ से आ गया। सिन्हाला जो थे बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे और उन्होंने कहा कि हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब तमिल्स जो है वो तो गए, उनका तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अभी तीनों पॉइंट्स हमने पढ़े, तमिल्स के लिए कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। जो हुआ है सिन्हाला पीपल्स के लिए हुआ, मेजोरिटी यहाँ पर रूल कर रही है। हमने ये वर्ड्स का मतलब ही मैं बता रही हूँ कि मेजोरिटी जहाँ पर रूल करे, अपना दबदबा बना ले, वो मेजोरिटेरियनिज्म होता है। ओके, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशंस अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। दे फेल्ट दैट बुद्धिज्म सिन्हाला लीडर्स वर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट, है ना। उन्हें समझ में आ गया तमिल्स को कि तमिल्स के लिए कुछ नहीं हो रहा है, जो भी था सिन्हाला लीडर्स के लिए हो रहा है, बुद्धिस्ट के लिए हो रहा है ना। उनके कल्चर को और उनकी लैंग्वेज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, कोई प्रिविलेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। दे फेल दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बोथ जो पॉलिसीज़ बना रहा है वो उन इक्वल पॉलिसीज़ और इक्वल राइट्स उन्हें प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दैम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। उन्हें उनके साथ में पूरी तरह से भेदभाव हो रहा है, क्योंकि उन्हें ना जॉब्स में प्रायोरिटी मतलब रिजर्वेशन लाइक कुछ नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो उन्हें उनकी इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा था पूरी तरह से, है ना। एज अ रिजल्ट, अब इन सब का रिजल्ट क्या होगा, आप खुद ही 2 मिनट सोचें कि अगर आप खुद को रखकर सोचिए इस प्लेस पे कि आप तमिल से, आप श्रीलंका में रह रहे हैं और आपके साथ में ये सब हो रहा है। मतलब आप अभी स्टडी कर रहे हैं, आप सपने देख रहे हैं, आपकी जो उम्र है वो सपने देखने की कि आगे चल के हम ऐसा करेंगे, हम ये करने वाले हैं, हम इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, हम यहाँ लेंगे, हमारे लिए गवर्नमेंट ये पॉलिसीज़ या फिर हमारे लिए गवर्नमेंट ये करेगी। बट आपको पता चलता है कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, अभी से आपकी इच्छा शक्ति मर जाएगी, है ना। आप सोचोगे ही नहीं मुझे ये करना है, आप सपने ही नहीं देखोगे, आप सोचोगे हाँ ठीक है जैसे जैसे 2 रोटी मिल रही है ठीक है गुजारा करो अपना। बट अगर आप थोड़ी बहुत हिम्मत होगी आपकी तो आप क्या सोचेंगे, एज अ रिजल्ट क्या निकलेगा, द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हालाज एंड तमिल्स कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। अब आप तमिल हैं, आपके पड़ोस में कोई सिन्हाला पीपल रह रहा है, अगर आपके दोनों के टर्म्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती तो हमारे मन में खटास आ ही जाती है। मतलब उस पीपल को लेके भी खटास आ जाती है, उस कम्युनिटी के लेकर भी खटास आ जाती है, और फिर हम सोचते हैं कि
क्यों हम इंडिया में क्यों रह रहे हैं, हम मतलब श्रीलंका में क्यों रह रहे हैं? अगर ये प्रॉब्लम हमारे साथ राइज हो रही है तो वहाँ पर आप बगावत करेंगे, आप वहाँ पर मतलब एंटी नेशनल बन जाएंगे अपनी कंट्री को लेकर, क्योंकि आपकी कंट्री आपके साथ फेथ है कर ही नहीं रही ना, आपकी कंट्री आपके साथ ट्रू कर ही नहीं रही है, यहाँ पर कोई जस्टिस ही नहीं है आपके लिए। आप अपनी चीज़ें, आपके लिए जब पॉलिसीज़ नहीं बनी है तो आप उन पॉलिसीज़ को लेकर जो डायरेक्शन में भी कैसे जाओगे कि हमारे साथ में ये गलत हुआ है, आप देखिए थोड़ा बहुत, बट आपके लिए कुछ है ही नहीं। गलत कहाँ से हुआ? जब गवर्नमेंट ही वो चीज़ अप्लाई कर रही है तो फिर गवर्नमेंट तो बोलेगी ना गलत तो है नहीं, हमने ये चीज़ अप्लाई की है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो गई थी। अब हम देखते हैं द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशंस ऑफ तमिल एंड एन ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंकन ने एक पार्टी बना ली थी, एक ग्रुप बना लिया था जहाँ पर उन्होंने बोला कि तमिल्स को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। मतलब उनका कहना ये था कि ऐसा नहीं है कि हमें पूरी कंट्री में एक दर्जा दिया जाए, बट उनका जो हमने एक श्रीलंका का एरिया जो देखा था, हमने यहाँ पर देखा था नॉर्थ ईस्ट में तमिल्स जो हैं वो रह रहे थे, तो यहाँ के रीजन में हमें रीजनल ऑटोनॉमी तो दे दी जाए कम से कम, पूरे एरिया में तो उन्हें चाहिए ही नहीं। बाय 1980s, अब यहाँ पर देखो एक और फैक्ट आ गया बेटा, बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न, यहाँ पर हमने देखा नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका। तो यहाँ पर हमने देखा 1980s में क्या हुआ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड करने लगे कि हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाया जाए नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, मतलब रीजनल ऑटोनॉमी हमें प्रोवाइड कर दी जाए। द डिस्ट्रक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो ये जो बीच में प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी, कलेश हो रहे थे, उसका रीज़न क्या हुआ, जो दो कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए। कॉन्फ्लिक्ट लाइक इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई ना बेटा कि यहाँ पर सिविल वॉर इज़ नॉट अ लिटिल बिट थिंग है ना, इट्स अ लॉट फॉर कंट्री, क्योंकि यहाँ पर अगर सिविल वॉर हो गया मतलब समझो कि आपकी 80% चीज़ें सब तबाह हो गई हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। सो यहाँ पर हम देखते हैं सिविल वॉर जो है ये टेरिबल सेटबैक्स है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। जब कोई भी वॉर होता है ना तो सारे मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कर्फ्यू लग जाता है, धारा 144 लग जाती है, सबको अपने अपने घरों में रहना पड़ता है, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, हम बाहर प्रॉपरली जा नहीं पाते हैं, यहाँ पर बम चल रहे हैं, यहाँ पर डंडा चल रहे हैं, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर कुछ है, सब बच्चों की पढ़ाई ठप रह जाती है। तो पूरी तरह से सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, हमारा कल्चर सब इफेक्ट करता है यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर सिविल वॉर अराइज हुआ है मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पढ़ा श्रीलंका के बारे में, मतलब श्रीलंका के बारे में हमने देखा कि श्रीलंका ने अडॉप्ट किया था, क्या अडॉप्ट किया था श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया था। यहाँ पर उन्होंने पावर शेयर नहीं की है, तो यहाँ पर उनके साथ में जो प्रॉब्लम अराइज हुए, प्रॉब्लम लाइक हमने देखा कि लोग जो थे वहाँ के एंटी नेशनल बनने के लिए तैयार थे, वहाँ पर कंट्री के लोगों ने सिविल वॉर अराइज कर दिया था, बहुत प्रॉब्लम्स आई। यहाँ पर देखा ना आपने, थोड़ा बहुत समझो कि पावर शेयर हो जाती अगर तो शायद कुछ बेनिफिट्स हो पाते, शायद सिविल वॉर अराइज ना होते। ओके, सो यहाँ तक आई होप आपको सब स्टोरी समझ में आई होगी और समझते हुए ही चलना है। दो फैक्ट जो हमारे थे उसे भी याद करते हुए चलना है ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप अपनी तरफ से क्लियर रहें। अब हम देखते हैं अकोमोडेशंस इन बेल्जियम। सो बेल्जियम, यहाँ पर भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे, डाइवर्सिटी थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ऑब्वियसली जहाँ भी डाइवर्सिटी होगी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, बट अगर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए हम प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर चीज़ें अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। सो यहाँ पर हमारा मतलब जहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए कि अगर 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह का कल्चर है, 4 तरह की कास्ट है, 4 तरह का रिलीजन है, तो हम उनके लिए अकॉर्डिंग टू पर पर्सन, अकॉर्डिंग टू मतलब पर कम्युनिटी, हम उनके बेनिफिट्स के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, उनके बेनिफिट्स के लिए और बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर पाएँ। दैट इज़ अ गुड गवर्नमेंट। अदरवाइज वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, वो कंट्री एक प्रॉपर डेवलप्ड कंट्री और सक्सेसफुल कंट्री नहीं बन पाएगी। सो द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ।
they recognize the existence of regional differences and cultural diversity. ओके सो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी दो फैक्ट आ गए हमारे. यहाँ पर देखते हैं बिटवीन 1970 और 1993 इन दो फैक्ट्स के बीच में हम देखते हैं दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 4 टाइम. इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा 4 टाइम अमेंड किया. अमेंड मतलब हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे एक्ट होते हैं, अगर उनमें हमें कुछ सुधार लाना होता है तो हम उस एक्ट को अमेंड कर देते हैं. जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसे बदल देते हैं. ओके हम कौन? गवर्नमेंट, हम नहीं. ओके so amend their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. okay so वहाँ पर 4 बार अमेंडमेंट किया गया. क्यों अमेंडमेंट किया गया? क्योंकि पीपल की डाइवर्सिटी देखते हुए, उनके बेनिफिट्स को देखते हुए यहाँ पर 4 बार अमेंडमेंट किया गया. ओके so constitution prescribed that the number of Dutch फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब देखो जो डच स्पीकिंग पीपल है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा मिनिस्टर्स का शैल बी इक्वल, सब इक्वल होगा उनके लिए. सारी फैसिलिटी, सारे जो लॉज हैं सब इक्वल रहेंगे उनके लिए. ओके यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं देख रहे हैं. ओके दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस. Okay, many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. है ना, यहाँ पर हमने देखा पावर को, यहाँ पर हम देख रहे हैं फेडरलिज्म आ गया. पावर को जो है डिस्क्राइब कर दिया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट आएगी. सबऑर्डिनेट तो होगी बट सबऑर्डिनेट तो होगी बट ऐसा नहीं कि दबदबा होगा. मतलब आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. एकदम आपको ऐसा नहीं कि आपको उसको आंसर देना ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपको उनके अकॉर्डिंग काम करना, ऐसा नहीं है. ओके सो ब्राज़ील्स हमने देखा था बेल्जियम की कैपिटल थी. ब्राज़ील्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव देयर इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ब्राज़ील्स की भी सेपरेट गवर्नमेंट हुई जिसमें हमने दोनों कम्युनिटी के बारे में देखा कि दोनों कम्युनिटी को इक्वल, यहाँ पर इक्वल वर्ड पर फोकस करना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्राज़ील्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट. फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल थे, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला फ्रेंच गवर्नमेंट में, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट में. अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों की बातें तो हो गई बट यहाँ पर थर्ड गवर्नमेंट भी थी. कौन सी थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट. ओके कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों? इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू 1 लैंग्वेज कम्युनिटी. डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग हमने देखा था. 3 लैंग्वेजेस के बारे में हम बात कर रहे थे वहाँ पर. नो मैटर वेयर दे लिव. अब ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ पर रह रहे हैं. दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रिगार्डिंग कल्चरल. कम्युनिटी गवर्नमेंट को ये पावर थी कि वो कल्चर के रिगार्डिंग, एजुकेशनल के रिगार्डिंग, लैंग्वेज के रिगार्डिंग, उनके लैंग्वेज से रिलेटेड उनके इश्यूज़ को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए. ओके तो यहाँ पर हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके अनादर भी कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ पर है और यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है. तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई है, बेल्जियम में पावर शेयर हो गई है. सो बेल्जियम में अभी तक हमने नहीं सुना कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए हैं बट श्रीलंका में सिविल वार. ओके सिविल वार मतलब वॉर. ओके ये छोटा मोटा गली मोहल्ले का लड़ाई झगड़ा मत समझना कि हाँ एक बम फेंक दिया, नॉर्मल लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक है. पुलिस में सिविल वार मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया कि वहाँ पर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ सब तबाह हो जाती, सब चेंज हो जाता. मतलब अगर हमें स्टार्ट करना है ना तो हमें स्टार्ट नहीं, हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है, हमें शुरू से रीस्टार्ट करना पड़ता है. सिविल वार में हमें नहीं पता है हमारा घर, हमारा करियर कब तबाह हो जाए, हम ही तबाह हो जाए. ओके so accommodation in Belgium model is very
कॉम्प्लिकेटेड बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार। अब देखो सबके बारे में सोचना, अगर मैं सबके बारे में सोच रही हूँ, सबका इंटरेस्ट समझ रही हूँ मैं, तो मुझे टाइम लगेगा। मेरा जो सोचने का तरीका रहेगा वो बहुत वास्ट रहेगा, अलग अलग लेवल पर रहेगा, है ना। तो इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन तो ऑब्वियसली होगी जब सबके बारे में मैं सोचूंगी, तो सबके बारे में मैं सोचते हुए कुछ पॉलिसीज़ या फिर उनके लिए कोई गवर्नमेंट बनाऊंगी। सो बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्क वेल। ऑब्वियसली जब इतनी मेहनत के बाद में अगर मैं ये सब होता है तो गवर्नमेंट तो वहाँ की अच्छे से काम करेगी और सब कुछ प्रॉपर होगा। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक। यहाँ पर अवॉइड हो गया सिविक स्ट्राइक, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ भी नहीं है बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी एंड अ पॉसिबल डिविजन्स ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। सो व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कैम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील्स वॉज चूजन एज इज हेडक्वार्टर, है ना। ब्राज़ील्स में वहाँ का हेडक्वार्टर चूज़ किया गया। यहाँ पर देखते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्राज़ील्स, बेल्जियम। अब इतने प्रॉपर तरह से कंट्री जब रेगुलेट होगी तो फिर बोलेंगे ना ये कंट्री रेगुलेट हो रही है प्रॉपर, कोई कॉन्फ्लिक्ट से नहीं है यहाँ पर, तो इनको हेडक्वार्टर का यहाँ पर हेडक्वार्टर बना दिया जाए। ओके, सो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सो यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक आपको सभी समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा हमने दो कंट्रीज़ की बात करी, श्रीलंका और बेल्जियम की, और दोनों की स्टोरीज़ को हमने समझा। हमने देखा कि पावर शेयरिंग मतलब मेन पिक्चर का हीरो तो बाद में आया जब पावर शेयर हुई, कब कहाँ हुई, पिक्चर का हीरो सिर्फ और सिर्फ बेल्जियम में आया, श्रीलंका में आया ही नहीं, मतलब श्रीलंका में पावर शेयरिंग हुई नहीं, और जिसकी वजह से हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट्स पे मतलब पिक्चर का हीरो आता है वो सारी प्रॉब्लम्स जो रहता है, मतलब हम देखते हैं पिक्चर मूवीज़ में कोई प्रॉब्लम्स अराइज होती है, ओके, वहाँ पर जब भी पिक्चर का हीरो आ जाता है वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देता है। ऐसे ही हमारी पिक्चर का हीरो कौन था, पावर शेयरिंग, उसने सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया था। उसके बाद में हम देखते हैं हाँ श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में तो प्रॉब्लम्स होती जब कोई कलयुग का देवता या फिर कोई हीरो वहाँ पर आया ही नहीं कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। वहाँ पर हम कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए और वहाँ सिविल वॉर हो गया वहाँ पर। तो श्रीलंका तो एक तरह से थोड़ा सा तबाही हो गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, यहाँ तक आपको रिवीजन करना है अच्छे से, ताकि आप आगे की कहानी जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ये कहानी अब हम पावर शेयरिंग को डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। पहले हमने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया, हमने दोनों स्टोरी बैकग्राउंड पे जमा लिया, हमने देखा कि यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा हुआ था, और दोनों के बीच में क्या कंक्लूजन निकला है। सो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसके रीजन्स पढ़ेंगे। सो घर से आप इतना रीड करना, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या करना है। ओके।